हेलो एस्पिरेंट्स, आज की इस बेहतरीन मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर एग्जाम की बात करें, चाहे वो यूजीसी नेट हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो या यूपीएससी हो, तो एक टॉपिक जो लगातार हर बार पेपर में छपता है वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनपीए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अचानक से पुराने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या भारी कमी आ गई थी कि इस नए पैराडाइम शिफ्ट की, इस नए बदलाव की इतनी बड़ी जरूरत पड़ गई? ट्रेडिशनल सिस्टम आखिर फेल क्यों हुआ? आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में हम इसी डीप कॉन्सेप्ट को एकदम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हम एनपीए के हर उस पॉइंट को कवर करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आता है। सो रेडी हैं? लेट्स डाइव राइट इन। पहले एनपीए के कोर मीनिंग को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, एनपीए फंडामेंटली एक एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल और एंटी हायरार्किकल मूवमेंट है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये अप्रोच उन स्ट्रिक्ट रूल्स और रिजिड ब्यूरोक्रेसी के पूरी तरह खिलाफ था। सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल बदलाव जो यहाँ आया वो था एक वैल्यू न्यूट्रल फ्रेमवर्क से वैल्यू लेडन अप्रोच की तरफ जाना। यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लकीर का फकीर बनकर नियम कानून पर नहीं, बल्कि इंसानी वैल्यूज और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करेगा। और यहाँ इस एग्जाम ओरिएंटेड हाईलाइट पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अपने 3 E's पर फोकस करता था: एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। लेकिन एनपीए ने आकर एक बहुत जरूरी चौथा ई इंट्रोड्यूस किया, और वो है सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समानता। ये स्पेसिफिक पॉइंट एग्जाम्स का हाईली टेस्टेड टॉपिक है, मार्क कर लीजिए इसे। अब सवाल उठता है, ये डीप क्राइसिस आई कहां से? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका के 1960s के दशक में ये दौर बहुत ज्यादा उथल-पुथल भरा था। एक तरफ वियतनाम वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ सिविल राइट्स मूवमेंट अपने उरूज पर थे, अर्बन राइट्स हो रहे थे और सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा थी। जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो इन बड़े और एक्सप्लोसिव सोशल इश्यूज को समझने और हैंडल करने में पूरी तरह फेल हो चुका था। तब स्कॉलर्स को ये रियलाइजेशन हुआ कि बॉस, सिर्फ एफिशिएंसी और इकोनॉमी तब तक बेकार हैं जब तक उनका हमारी रियल सोसाइटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही ना हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ यही है। ट्रेडिशनल पीए ने हमें सिर्फ ये सिखाया कि हाउ टू एडमिनिस्टर यानी प्रशासन कैसे चलाएं, लेकिन एनपीए ने सामने आकर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा: व्हाई एंड फॉर whom? आखिर क्यों और किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब? इस इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म के सफर को अगर हम विजुअली ट्रेस करें तो शुरुआत होती है 1967 की द हनी रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने सबसे पहले ओपनली बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और असली दुनिया के प्रॉब्लम्स के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया है। फिर उसी साल 1967 में ही जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की लीड में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इन फिलोसॉफिकल मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसे किसी भी यूजीसी नेट या यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट को लिटरली कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है 1968 का मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आई। इसे ड्वाइट वाल्डो ने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में चेयर किया था, और एस्पिरेंट्स यूनिवर्सली यही वो इवेंट है जिसे ऑफिशियली बर्थ प्लेस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। इसके बाद 1971 से पब्लिकेशन एरा शुरू हुआ, जिसने इन नए रेवोल्यूशनरी थ्योरीज को फॉर्मल एकेडमिक लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया। बैकग्राउंड हिस्ट्री समझने के बाद अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। आइए अब हम उन इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट की पूरी दिशा ही बदल दी। एनपीए के 3 सबसे प्रमुख थिंकर्स ने हमें फाउंडेशनल डेफिनेशंस दी हैं। पहले हैं ड्वाइट वाल्डो। वाल्डो ने क्लियरली कहा कि एनपीए एक ऑनगोइंग मूवमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है। उनके लिए ये कोई रिजिड छपछपाई थ्योरी नहीं थी, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ एक जोरदार आवाज थी। दूसरे हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। उनका फोकस एकदम बिल्कुल क्लियर था, एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल इक्विटी को डालना। फ्रेडरिक्सन का डीपली मानना था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को मार्जिनलाइज्ड यानी पिछड़े वर्गों के लिए आगे आकर चैंपियन बनना चाहिए, ना कि सिर्फ साइलेंट बनकर सिस्टम चलाना चाहिए। और तीसरे हैं फ्रैंक मरीनी। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन दी कि एनपीए इज लेस जेनेरिक, लेस वैल्यू न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव। देखिए, वैल्यू न्यूट्रल होने का मतलब होता है बिना किसी मॉरल कंपस के सिर्फ रूल बुक को किसी मशीन की तरह फॉलो करते रहना। मरीनी ने फोर्सफुली कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को नॉर्मेटिव होना ही पड़ेगा, यानी उसमें अपने मॉरल्स और एथिक्स होने जरूरी हैं ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सके। सो बेसिक आइडिया यही था कि पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा था। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, पिलर्स, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखते हैं कि इस नए मॉडल का एक्चुअल इंटरनल ढांचा कैसा बनाया गया था।
अगर इसकी स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की बात करें तो एनपीए 4 इंटरकनेक्टेड पिलर्स पर खड़ा है, जिन्हें समझना आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट है। पहला पिलर है रेलेवेंस, यानी प्रासंगिकता। एडमिनिस्ट्रेशन को हवाई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को छोड़कर कंटेम्प्रेरी सोशल सच्चाइयों से प्रैक्टिकली डील करना होगा। दूसरा पिलर है वैल्यूज, यानी नॉर्मेटिव अप्रोच, जिसमें पुरानी वैल्यू न्यूट्रलिटी की बीमारी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा और सबसे खास पिलर सोशल इक्विटी। इसे एनपीए का एब्सोल्यूट क्राउन जूल माना जाता है और ये आपका एक गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन है। इसका मतलब है पब्लिक सर्विसेज और रिसोर्सेज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना कि समाज के अंडर प्रिविलेज्ड और पिछड़े वर्ग को एक्चुअल फायदा हो। और चौथा पिलर है चेंज ओरिएंटेशन। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ब्यूरोक्रेसी को पुराना स्टेटस को बचाना छोड़कर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का एक एक्टिव एजेंट बनना पड़ेगा। अब इन 4 पिलर्स को रियल वर्ल्ड में लागू करने के लिए कुछ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स लाए गए। पहला, इनोवेशन, यानी नए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए आउट ऑफ द बॉक्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स तैयार करना। दूसरा, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ इंस्टीट्यूशंस अपनी खुद की सर्वाइवल और पावर की जगह सिटीजन्स, जो कि अब क्लाइंट बन चुके थे, उनकी एक्चुअल नीड्स पर फोकस करने लगे। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, एक रिजिड टॉप डाउन हायरार्की को तोड़कर ग्रासरूट लेवल पर डिसीजन मेकिंग को एम्पावर करना। और चौथा फीचर था पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसमें नागरिक खुद पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। इस एक शिफ्ट ने सिटीजन को, जो पहले एक चुपचाप सब कुछ सहने वाला पैसिव सब्जेक्ट था, उसे एक सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेंट में बदल कर रख दिया। इसके बाद आते हैं एनपीए के कोर ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। सिटीजन सैटिस्फैक्शन इसमें सबसे आगे है, जहां किसी भी पॉलिसी की सक्सेस अब तयशुदा बजट को बचाने से नहीं बल्कि पब्लिक के ट्रू वेलबींग से मेजर की जाने लगी। फिर आता है रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा प्रशासन जो पब्लिक की एक्चुअल जरूरतों पर इमीडिएटली रिएक्ट करे। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरी जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद वेलफेयर ओरिएंटेशन, जिसने फाइनली उस कोल्ड मैकेनिकल सिस्टम से ऊपर ह्यूमन वेलफेयर को अहमियत दी। और आखिर में इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो पब्लिक सर्विस से हर तरह के स्ट्रक्चरल बायस या भेदभाव को हटाने की स्ट्रांगली वकालत करता है। ओके, अब वक्त है इस मास्टर क्लास को थोड़ा और गहराई में ले जाने का। अब हम बात करेंगे की थिंकर्स ऑफ एनपीए की। देखिए, ये सेक्शन पीजीटी और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा टारगेटेड रहता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं ड्वाइट वॉल्डो। इन्हें मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का फादर और चीफ पेट्रन कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात क्या थी? वो ये थी कि इन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बनी उस रिजिड दीवार को, जिसे हम कॉमनली पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी कहते हैं, उसको पूरी तरह से नकार दिया। इनका पूरा जोर डेमोक्रेटिक थियोरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करने पर था। इनकी 2 मेजर बुक्स जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस और द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वॉल्डो ही वो शख्स थे जिन्होंने वो सॉलिड एकेडमिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसने यंग स्कॉलर्स की हिम्मत बढ़ाई कि वो इन पुरानी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्थोडॉक्सीज को एक्टिवली चैलेंज कर सकें। नेक्स्ट आते हैं एच. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। देखिए, एनपीए के इस पूरे फ्रेमवर्क में सोशल इक्विटी की सबसे बड़ी, सबसे मुख्य आवाज फ्रेडरिक्सन की ही थी। इनका आर्गुमेंट बहुत सिंपल पर पावरफुल था कि एक स्टैंडर्ड और स्ट्रिक्टली न्यूट्रल प्रशासन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा अमीर और पावरफुल की तरफ झुका होता है और गरीब के खिलाफ बायस्ड होता है। इसीलिए इन्होंने प्रोएक्टिव और मिलिटेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक बहुत रेडिकल कॉन्सेप्ट दिया। ऐसे बोल्ड ऑफिसर्स जो अंडर प्रिविलेज लोगों के हक के लिए आगे बढ़कर जोर शोर से लड़ें। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल इक्विटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एक प्रो टिप, एग्जाम के किसी भी एमसीक्यू में जहां सोशल इक्विटी शब्द का आविष्कार या एडिशन पूछा जाए, वहां आंख बंद करके फ्रेडरिक्सन का नाम टिक कर दीजिएगा। हमारे तीसरे की कंट्रीब्यूटर हैं फ्रैंक मारिनी। ये अर्ली एनपीए फिलॉसफी के प्रिंसिपल एग्रीगेटर और एडिटर थे। मारिनी ने ही फॉर्मली एनपीए के स्कैटर्ड और बिखरे हुए आइडियाज को रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज जैसे इन कोर थीम्स में सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया था। इन्होंने 1971 में एक बहुत फेमस वॉल्यूम एडिट की, जिसका नाम था टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो-ब्रुक पर्सपेक्टिव। सभी एस्पिरेंट्स को ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मालिनी की ये एडिटेड बुक अर्ली एनपीए मूवमेंट का सबसे बड़ा और डिफिनिटिव रिटन मैनिफेस्टो मानी जाती है।
इन बड़े थिंकर्स के अनुसार एनपीए के लिए कुछ क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल्स सेट किए गए, जैसे कि एथिक्स यानी एडमिनिस्ट्रेटर में एक पक्की मॉरल इंटेग्रिटी होना जरूरी है। फिर अकाउंटेबिलिटी, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने सिस्टम में अफसर सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर या बॉस को आंसरेबल था, पर यहाँ अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली सिटीजन्स के प्रति तय की गई। सोशल जस्टिस यानी असमानता को अब सिर्फ मैनेज या रेगुलेट नहीं करना था, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था। ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें अफसर और सिटीजन दोनों को किसी बड़ी मशीन के छोटे पुर्जे की तरह नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन बींग्स की तरह रिस्पेक्ट दी गई। और इन सबका अल्टीमेट लक्ष्य क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका सीधा और सपाट मतलब है आम जनता की भलाई और कल्याण को हर हाल में सबसे ऊपर रखना। चलिए, अब हम आते हैं इस मास्टर क्लास के उस सबसे क्रूशियल, सबसे एनालिटिकल हिस्से पर, जो इस पूरे सब्जेक्ट का बेस क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ट्रेडिशनल पीए वर्सेस एनपीए। आखिर ये पैराडाइम शिफ्ट पेपर पर दिखता कैसा है? एस्पिरेंट्स, इस टेबल का डीप कंपैरिजन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये अल्टीमेट ट्रिक है। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें तो जहां ट्रेडिशनल पीए सिर्फ एफिशिएंसी और इकोनॉमी पर रुका हुआ था, वही एनपीए सोशल इक्विटी और जस्टिस लाया। फिलॉसफिकल नेचर में पहला मॉडल वैल्यू न्यूट्रल या पॉजिटिविस्ट था, जबकि एनपीए एक वैल्यू लेडन यानी नॉर्मेटिव मॉडल बन गया। अप्रोच पहले प्योरली इंस्टीट्यूशनल थी, दफ्तरों तक सीमित थी, जबकि अब ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड और ह्यूमनिस्टिक हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल की बात करें तो पुराना सिस्टम ऑथोरिटेरियन और हायरार्किकल था, ऊपर से नीचे ऑर्डर आते थे, लेकिन एनपीए उसे डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटिक बनाता है। पुराने दौर में सिटीजन का रोल एक पैसिव सब्जेक्ट जैसा था, जो बस ऑर्डर मानता था, पर एनपीए उसे पॉलिसी का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। और सिस्टेमिक फोकस, जहां स्टेटस को यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो मेंटेन करना था, वही उसे बदलकर अब इनोवेशन और सोशल चेंज लाया गया। ये डायरेक्ट कंपैरिजन कंप्लीटली साफ कर देता है कि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, एकेडमिक दुनिया में कोई भी थ्योरी अपने आप में टोटली परफेक्ट नहीं होती। हमारी अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम के लिए कंप्लीट करने के लिए हमें इन क्रिटिसिज्म्स और इनकी कंटेम्प्रेरी लेगेसीज का भी एक बैलेंस्ड ओवरव्यू लेना होगा। एनपीए पर एकेडमिक दुनिया से लगे कुछ बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म्स को देखना जरूरी है। पहला है लैक ऑफ साइंटिफिक बेस। क्रिटिक्स फोर्सफुली कहते हैं कि ये अप्रोच बहुत ज्यादा मॉरल फिलॉसफी पर निर्भर है और इसमें एम्पिरिकल यानी साइंटिफिक फैक्ट्स की भारी कमी है। दूसरा पॉइंट है इसका आइडियलिस्टिक अप्रोच। सोशल इक्विटी सुनने में और फिलॉसफी में बेहद खूबसूरत लगती है, पर रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसे एक्यूरेटली डिफाइन और मेजर करना लगभग इम्पॉसिबल है। तीसरा बड़ा क्रिटिसिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज पर है। अगर अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स को सोसाइटी चेंज करने की खुली छूट और फ्रीडम दे दी जाए, तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा होता है कि वो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस के डेमोक्रेटिक मैंडेट को ही ओवरपावर कर लेंगे। और चौथा है ओवर एम्फेसिस ऑन वैल्यूज। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि अगर एफिशिएंसी और इकोनॉमी को कंप्लीटली भुला दिया गया, तो अल्टीमेट रिजल्ट टैक्स पेयर के पैसों की भारी बर्बादी होगी। इस पूरे क्रिटिसिज्म पर रॉबर्ट गोलेम्बिएव्स्की का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने एनपीए को प्रैक्टिकली डिसमिस करते हुए कहा था कि ये प्राइमरीली अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स नॉट रियलिटी बनकर रह गया है। यानी शाब्दिक क्रांति तो थी, कागज पर बहुत अच्छा था, पर रियलिटी में उतारना लगभग नामुमकिन था। इन तीखी आलोचनाओं के बावजूद हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि एनपीए का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आने वाले दशकों में बहुत गहरा रहा। इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इस बात से साबित होती है कि आज की मॉडर्न गवर्नेंस के जितने भी अच्छे और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी नींव एनपीए ने ही रखी थी। गुड गवर्नेंस, जिसकी आजकल हम इतनी चर्चा करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिव होने का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सीधा एनपीए से आया है। सिटीजन चार्टर्स, जिन्होंने क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकली सरकारी दफ्तरों में लागू किया। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जहां आज आम लोग पंचायत और लोकल पॉलिसीज बनने में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं। और यहां तक कि आज का ई गवर्नेंस मॉडल, जो डिजिटल तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड और आसानी से सिटीजन तक सर्विस पहुंचाता है, ये सब आखिर क्या है? ये सब उन्हीं 1960s के एनपीए रिफॉर्म्स के प्रैक्टिकल मॉडर्न रूप हैं। ऑलराइट, अब वक्त है सारी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली लॉक करने का। एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। नंबर 1, एनपीए लेट 1960s में सामने आया ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इररेलेवेंस के संकट से बचाने के लिए। नंबर 2, 1968 का मिनोब्रोकाई कॉन्फ्रेंस, जिसकी अध्यक्षता ड्वाइट वॉल्डो ने की, यही इसका अनडिस्प्यूटेड बर्थ प्लेस माना जाता है। नंबर 3, ये मूवमेंट 4 पक्के पिलर्स पर टिका है: रेलेवेंस, वैल्यूज, इक्विटी और चेंज। नंबर 4,
सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट क्या था? वैल्यू न्यूट्रलिटी को छोड़कर वैल्यू लेडन सिस्टम की तरफ बढ़ना। नंबर 5, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इस पूरे फ्रेमवर्क में सोशल इक्विटी के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। और नंबर 6, फ्रैंक मरीनी की 1971 की वॉल्यूम इस पूरे मूवमेंट का डिफाइनिंग मैनिफेस्टो मानी जाती है। तो एस्पिरेंट्स आज की इस सॉलिड मास्टर क्लास को एक आखिरी पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर चाहे एकेडमिक दुनिया में कितने भी क्रिटिसिज्म्स क्यों ना हो कि वो शायद ज़्यादा आइडियल था या डायरेक्टली मेजरेबल नहीं था, लेकिन इसने एक सबसे बड़ा और महान काम ज़रूर किया। इसने एक रिजिड, रूल बाउंड और ठंडी मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आखिरकार एक इंसान को ढूंढा। इसने प्रशासन को ट्रूली ह्यूमनाइज किया। आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में चलने वाली हर सोशल जस्टिस स्कीम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हर सिटीजन चार्टर, इन सब में इसी एनपीए मूवमेंट का स्पिरिट धड़कता है। इसलिए ये लाइन इस कॉन्सेप्ट पर सबसे ठीक बैठती है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की एक थ्योरेटिकल किताब नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन सेंटर्ड और सोशली रेलेवेंट बनाने का एक जिंदा मूवमेंट था। अपने रिवीजन नोट्स तैयार रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगले एक्सप्लेनर में ऐसे ही एक डीप डाइव के साथ फिर मिलेंगे।